कल गणतंत्र दिवस पे जो एट होम का कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर जो नेता थे वो नादार थे। इसको लेकर चर्चा चल रही है जी और लैंड ग्रैबिंग के रूप में गुलाम नबी आज़ाद का नाम आ रहा है। जी जो नरवाल में बम धमाके हुए उनमें कुछ लोग हिरासत में लिए हैं, जांच जारी है। भारतीय जोड़ो यात्रा बनिहाल से अनंतनाग आज पहुंची है। जी रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। सला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी सतीश जी, तो कल बड़े धूमधाम से, जैसे हमने कल भी चर्चा की, रिपब्लिक डे मनाया गया और उसके बाद शाम को गवर्नर ने राजभवन में एट होम पे बुलाया हुआ था। उनमें से बहुत से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो वहाँ नहीं पहुँचे। इसको लेकर शहर में एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है और चर्चा का जो विषय है वो ये है कि गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो है ज़मीनों के मामले में सख्त कदम उठा रहे हैं। उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मंत्री हैं उनका भी मकान तोड़ दिया है और जैसा सुनने में आ रहा है, चाहे मीडिया में रिपोर्ट छपी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही कुछ नाम हैं जिनके पर उन्होंने ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है और हो भी सकता है एलजी साहब उनके ऊपर भी एक्शन ले। और शायद उन्हें लग रहा हो कि एलजी साहब से हम नज़रें नहीं मिला सकते या कुछ दबाव डालना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ ना गए हो। ये तो वही बता सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें याद है कि हमारा इतना लंबा एक्सपीरियंस है। एट होम जब होता था, पहली बात तो शुरुआत यहाँ करूँगा अपनी बिरादरी की तौर से, कि पत्रकारों को वहाँ लाजमी तौर पर न्योता दिया जाता था। वो शायद परंपरा या तो रोक दी गई है या ख़त्म कर दी गई है। अब बात करते हैं एट होम की बात। एट होम में देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार ये नाम गाय बगाए दाएं बाएं से उछलते रहे हैं कि भाजपा के फलां नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, फलां के खिलाफ ये ज़मीन का कब्जा है। तो हम समझते हैं कि देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं कि एलजी जो है मनोज सिन्हा एक पॉलिटिकल सूझबूझ वाले आदमी है। उनके हालांकि कुछ फैसलों को लेके लोगों में भ्रांति और नाराज़गी दोनों है। कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो लोग आंदोलित हैं, ख़ास तौर से हम उनके बारे में लाजमी जिक्र करेंगे। लेकिन भाजपा नेताओं की बात करें तो वो नेता जो है कल जब वहाँ दिखाई नहीं दिए तो खबर तो बननी थी। और ख़ास तौर से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो बीजेपी के अंदरूनी सूत्र हैं, कोई कांग्रेस या दूसरी पार्टी के नहीं, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ नहीं थे जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, दूसरे जनरल सेक्रेटरी नहीं थे, उप प्रधान नहीं थे। मगर बड़ी हैरानगी वाली बात है, हैरानकुन बात है कि जिस पार्टी की दिल्ली में सरकार हो और जिसके अधीन जम्मू कश्मीर शासन हो और उसी पार्टी के नेता एट होम से नदारद रहें, ये वास्तव में किसी गले नहीं उतर पा रहा। ये कोई ना कोई इसके पीछे कोई ना कुछ कहानी है, कोई किस्सा है, कोई कड़वी सच्चाई है जो शायद हजम करना मुश्किल लग रहा है। ये सुनील डिम्पल है जो अक्सर इन बातों को लेके वो उछालते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि ये क्या रीज़न है जी कि ये जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो वहाँ से क्यों नहीं आए, वो नदारद क्यों रहे। ये भी बात उन्होंने उछाली और वही रीज़न आप वाले उन्होंने बताया। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे जो सूत्र हैं उसकी पुष्टि सुनील डिम्पल भी कर रहे हैं अपने स्तर पर। उनको भी जानकारी मिली होगी तभी उस बात के, वो तो कह रहे हैं कि कुछ के नाम रोशनी में और जमीन घोटालों में भी आए हैं भाजपा नेताओं के। लेकिन ये बड़ी हैरानगी की बात है। देखिए, हमने देखा है कई बार सत्ता में कोई रहा हो, हम सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करते, कांग्रेस की बात हो, एनसी की बात हो, जो भी दल हो, लेकिन हमने एट होम में तमाम तरह के विवादों के बावजूद पार्टी के नेताओं को शिरकत करते थे। हाँ, जो कि राष्ट्रीय पर्व है, तो उसके बाद एलजी साहब ने बुलाया होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये पहली बार ऐसा बड़ा हैरानगी वाली बात लग रही है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश का है उसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री भी शामिल है,
पूर्व स्पीकर भी शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। मतलब हैरानगी करती है कि आखिर इन लोगों को या तो न्योता नहीं गया, या वही बात जो आप कह रहे हैं कि नज़रें कैसे मिलाएंगे हम उनसे, बिल्कुल श्री जी, एलजी जब हमारे दामन पे दाग लगे हो। तब एलजी साहब जो के बारे में जब ये ऑर्डर निकाला था इसके जमीनों के बारे में, तब यही लग रहा, शोर उठ रहा था कि छोटे आदमी मारे जाएंगे, गरीब आदमी मारे जाएंगे। लेकिन जिस तरह से एक्शन हुआ उसमें लगा कि छोटे नहीं बड़े, हम यही कहते थे ना सभी, बिल्कुल, कि बड़े मगरमच्छ पर हाथ डालो, बड़े मगरमच्छ पर हाथ तो डालना शुरू कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। अगर वो कश्मीर के अंदर जनरल सेक्रेटरी का और मिनिस्टर का घर तोड़ रहे हैं, और जिस तरह से हम चर्चा करेंगे गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है, और यहाँ भी बहुत से ऐसे हैं जिनके जो ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ, उनसे वो लगता है कि जितने भी बड़े हो, अगर एलजी साहब जम्मू में और जम्मू कश्मीर में और 6 महीने निकाल गए तो ज़मीनें साफ़ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कई ऐसी रूलिंग आई है कि इंसाफ होना और दिखते भी दिखना चाहिए, कि इंसाफ हो रहा, दिखाई भी देना चाहिए। ये एक समझा जा सकता है कि एक इशारा है कि एलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है शायद वो बड़ी कवायद करने जा रहा है, लेकिन लोगों को उसी कवायद का इंतज़ार है। क्योंकि हमें याद आता है कि जो वरिष्ठ वकील है शेख शकील अहमद, वो अक्सर इन बातों को लेकर बोलते रहते हैं। अगर उन्हीं की बात को कोट करें कि महापुरुष जो हैं आखिर उन बड़ी मछलियों मगरमच्छों को कब पकड़ेंगे, और उन बाकायदा वो इशारों में कई ऐसे लोगों के नाम खोल चुके हैं जिनके पारिवारिक रिश्ते सत्ता से हैं, लेकिन वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और महल बनाए बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर तो वजह यही है कि हम नज़रें नहीं मिला पाएंगे उनसे, चूँकि दाग है हमारे सीने पर, तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में उनको कहीं ना कहीं इस तरह की भनक मिली होगी कि एलजी साहब जो है अपने मन पे नहीं, मुझे लगता है नई दिल्ली से उनको इस बारे में शायद इशारा दी गया होगा कि जो भी ग्रैबर है उसके प्रति किसी प्रकार की रियायत या नरमी नहीं बरती है। इसी के साथ दूसरी खबर है जी, कल डीसी डोडा से जो एक उनके बिल्कुल एक लिस्ट निकाली है, डिविजनल कमिश्नर को भेजी है, उसमें से कोई 140 से ज़्यादा कनाल ज़मीन है जो गुलाम नबी आज़ाद और उसके दोस्तों और परिवारों के नाम पे है। जी, तो सारी उम्र तो यही कहा जाता था गुलाम नबी आज़ाद ने कभी कोई घपला नहीं किया, उन्हें ज़मीन नहीं बिके, लेकिन उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, उन्होंने जो खसरा नंबर दिखाया है, वो हर चीज़ उन्होंने सामने ला के दी है, और उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद पर भी ये गाज गिरने वाली है। देखिए, सियासत में कोई ये दावा करे कि मैं ईमानदार हूँ, तो पहली नज़र में वो लगता है कि ये शायद जोक कर रहे हैं। और आज़ाद साहब की बात करें, देखिए आज़ाद साहब के बारे में तमाम तरह की बातें हैं, मेडिकल कॉलेज और तमाम चीज़ें इन्होंने कांग्रेस में रहे तो उनकी पूरी धमक थी सत्ता में और पार्टी के अंदर, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन लैंड ग्रैबिंग की बात करें, अभी तक गुलाम नबी आज़ाद की ओर से, जबकि ये 1-2 दिन पहले डिपकॉम को भेजेगी ये रिपोर्ट, तो मीडिया में भी चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रबल कर रही हैं, तो अभी तक उनका खंडन क्यों नहीं आया? उनके प्रवक्ता क्यों बोल रहे हैं? इल्जाम मेरे पे, तो मुझे सफाई देनी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रवक्ता की कौन सी बात है, वो पुरानी बातें वो घुमा के कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो जलेबी बना रहे हैं बात की। बिल्कुल ये नहीं तो कह मैं रहे हैं समझता हूँ कि प्रवक्ताओं, वो जो प्रवक्ता तो ऐसे हैं जो खुद जेकेसी में फंसे हुए हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कहने भर की बातें हैं। अब हम तो आज़ाद साहब पे हम तो लगातार उनकी पार्टी में जिक्र करते आ रहे हैं। मुझे लगता है उनकी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही। अगर हम पंडिताई की बात करें, ज्योतिषाचार्य की, तो उनकी ग्रह दिशा खराब है। देखिए ना, वो उनको पर इल्ज़ाम ये लगते रहे, अभी भी लग रहे हैं कि वो बी टीम है भाजपा की और बीजेपी के करीब हैं। और हैरत की बात है कि शासन भी उनका, दौर भी उनका, और इल्ज़ाम भी फिर उधर से ही लग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद साहब जो हैं उनका समय ठीक नहीं है, और उन्होंने शायद वो जो फैसला लिया कांग्रेस से बगावत करने का, वो भी शायद समय उनके लिए ठीक नहीं था। सी जी, नरवाल में जो 2 धमाके हुए थे, तो अभी तक यही चर्चा थी कि अभी तक उनका कोई पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की और वो उन्होंने कुछ सिदड़ा से
को 2-3 जो व्यक्ति हैं उनको इस सिलसिले में उठाया, गिरफ्तार किया गया और लगता है कि इसकी गुत्थी भी जल्दी सुलझ जाएगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सिदड़ा में आप हमें याद आता है जब प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पल्ली में, सांबा में, तब भी वो जो 2 पाकिस्तानी मारे गए तो वो सिदड़ा के इलाके में थे। उसके अलावा सिदड़ा फिर सुर्खियों में आया था। सिदड़ा लगातार सुर्खियों में रहता है। तो इस प्रकार के एजेंसियों को भनक है कि हो सकता है हाइड आउट्स बने हो उसमें। बिल्कुल। और जिस प्रकार ये 2 या 3 जितने लोग भी इन्होंने संदिग्ध पकड़े हैं, तो हो सकता है इनसे पूछताछ, इंटरोगेशन होगी, कोई लीड मिले। लेकिन इतना ज़रूर है, देखिए, ऐसा नहीं है कि लगातार जो जम्मू टारगेट पर है, कश्मीर से आके वारदात करते हो, पहले उन्होंने कहीं ना कहीं आसपास हाइड आउट बना रखा है। असली बात वही है, हमने पहले भी जिक्र किया कि जब तक काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड को मजबूत नहीं करेंगे, 9/11 जो WTC पे हुआ तब भी अमेरिकन हालांकि इतनी प्रॉम्प्ट और इंटेलिजेंट एजेंसी मानी जाती है, उन्होंने भी माना कि हमारा काउंटर इंसर्जेंसी विंग जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर था, तभी आतंकी हमला करने में कामयाब हो गए। तो हम समझते हैं कि जम्मू से खतरा लगातार बना हुआ है और केवल सिदड़ा की बात नहीं है, सुंजुआ, भटिंडी, इन इलाकों में भी इस प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं। ये तभी संभव है, इनको एक मास लेवल पर एक सघन तलाशी अभियान चले घर घर, तभी चीज़ें, और पूरा कॉर्डन करके कोई निकल के भागे ना, तो तभी ये तमाम चीज़ें साफ तस्वीर पेश हो सकती है। श्री जी, भारत जोड़ो यात्रा बनिहाल में कल रुकी थी, वहाँ से अब निकल के अनंतनाग पहुँच गई है। अनंतनाग में जैसे उनका कहना है कि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, हमें वो जितनी सिक्योरिटी चाहिए थी उतनी मिली नहीं है, उसके कारण कोई रूट चेंज करना पड़ा। लेकिन फिर भी वहाँ कश्मीर में भी लोगों में जोश देखा गया, लोग सड़कों में आए, निकले बाहर। उमर अब्दुल्ला तो बनिहाल से ही उनके साथ चल रहे थे, और बाकी जो भी नेता है वहाँ जो है लोकल जो है जितने भी हैं, वो लग रहा है कि वो उनसे बात करेंगे, मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से बनिहाल से लेके अनंतनाग तक हमने देखा कि हमने ये सोचा नहीं था कि कश्मीर के अंदर भी इतना रिस्पांस मिलेगा, लेकिन वहाँ भी एक अच्छा खासा उनको रिस्पांस मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ने हालांकि आरोप लगाया कि उनकी सिक्योरिटी में लैप्स हुआ, कुछ देर के लिए यात्रा भी रोकनी पड़ी। मुझे एक मशहूर शायर हुए गाली की तरह, मीर कजलबाश, उनका एक शेर है, उसी का शहर, वही मुद्दई और वही मुंसिफ, मुझे पूरा यकीन था कि हमें ही गुनाहगार ठहराया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यात्रा को लेकर जो तमाम तरह के कयास और भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, उसको अगर हम बड़ी बारीकी से देखें तो कहीं ना कहीं वो बात कुछ दिखती है। और हम समझते हैं कि आपने जिस ओर इशारा किया कि हालांकि इस बर्फानी मौसम में उम्मीद नहीं थी कि लोग इतने जुटेंगे, कड़ाके की ठंड, और हमने जो विजुअल देख रहे हैं लगातार चैनल पे भी इतने दिखाए हैं कि बर्फ़ के ऊपर से वो लांग के चल रहे हैं, फिसलन का भी डर है। लेकिन ये है कि हम जरूर ये कहेंगे कि उससे पूछा गया उमर अब्दुल्ला से, ये कांग्रेस को मजबूत कर रहा है या राहुल गांधी अमरीश? वो कहता है नहीं, ये जिस काज के लिए निकले हैं वो काज अलग है। तो हम समझते हैं कि विपक्ष है, विपक्ष का काम है। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है कि हम, जैसा हमने पहले भी बहुत बार चर्चा की है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई सिक्योरिटी के मामले में और बाकी चीज़ों के मामले में पीछे नहीं हटे, उन्होंने पूरा सहयोग किया, पूरा सहयोग। अब उन्होंने जो बात कही है इस पर अभी जांच होगी, पता चलेगा क्या क्या नहीं। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी का, अगर सिक्योरिटी ना देनी होती, सुरक्षा ना देनी होती, तो कश्मीर में हम तो डे वन से कह रहे हैं। देखिए, गवर्नर जो मनोज सिन्हा वो पॉलिटिकल, इस मामले में अगर वहाँ यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट होता ना, फिर इस प्रकार के शक पैदा हो सकते थे। क्योंकि वो खुद पॉलिटिकल आदमी है, खुद संघर्ष से निकले हैं, और बल्कि हमने पहले भी PP में कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे थे, लेकिन संघ का दबाव आया तो योगी को बना दिया गया। ये एक बड़े वहाँ के कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं गाजीपुर से। तो हम समझते हैं कि इनके तरफ कोई इम्पट नहीं है, डे वन से बिल्कुल इस यात्रा को वो अपना कॉपरेट कर रहे हैं। ये बात तो खुद कही है, क्या नाम है, रीनी पाटिल ने, के जो प्रभारी हैं, उस जयराम रमेश भी कह रहे हैं। तो हो सकता है कि नीचे लेवल पे कई बार क्या होता है, नीचे लेवल सतही तौर पर कोई ना कोई गड़बड़ करता है और बात ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर हम करें कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, हमें नहीं लगता कि मनोज सिन्हा लेवल पर इस तरह की कोई गड़बड़ी की बात हो। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।